ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि हमारा वजाइना, ठीक है, हमारे रिप्रोडक्टिव जहाँ पे ऑर्गन्स हैं, उस जगह से खून का बहना क्या कहलाता है? हेमरेज कहलाता है। इट कैन अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर, ठीक है, ये प्रेगनेंसी में भी हो सकता है और लेबर में भी हो सकता है, डिलीवरी के दौरान भी हो सकता है। हेमरेज में भी, हेमरेज दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल, ब्लड एस्केपिंग इनसाइड द यूट्रस एंड इनटू अब्डोमिनल कैविटी। इसमें ये ऑब्वियस नहीं होता, क्या क्या होता है, अंदर ही रहता है, या तो आपके यूट्राइन कैविटी में ब्लीडिंग होती रहेगी या आपके पेट के अंदर ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। आगे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो है ब्लड एस्केप फ्रॉम द वजाइना, अगर तो ब्लड जो है वजाइना से बाहर आ जाए तो वो एक्सटर्नल है, ठीक है, बाहर आ रहा है। फिर है जी इसके कॉजेज, कॉजेज देखें, एट फर्स्ट 28 वीक्स, यानी कि पहले 24 हफ्तों के दरमियान दरमियान अगर अबॉर्शन होता है या खून बहता है तो वो क्यों बहेगा? उसकी सबसे पहली कॉज है अबॉर्शन, ठीक है, यानी कि अबॉर्शन की वजह से, अबॉर्शन किसी भी किस्म का हो सकता है, थ्रेटन्ड, इनएविटेबल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है प्रेगनेंसी अपनी जगह पे ना हो, आउटसाइड द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के बाहर, चाहे ट्यूब में हो जाए, चाहे पेट में हो जाए, चाहे ओवरीज में हो जाए, लेकिन यूट्रस में ना हो, ठीक है। हम लोग जब अल्ट्रासाउंड करते हैं ना तो हम लोग बाकायदा रिपोर्ट पे लिखते हैं इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी। इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि यूट्रस के अंदर है, और यूट्रस के एक्स्ट्रा यूट्राइन होगा तो वो कहीं पे भी हो सकती है, ट्यूब में भी हो सकती है, मोस्ट कॉमन ट्यूब में होती है, ओवरीज में भी हो सकती है, पेट में भी हो सकती है, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से भी, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर ट्यूब में हो ना, मैंने बताया ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में मोस्टली होती है, तो ट्यूब जो होती है वो इतनी बारीक सी होती है, वो इतने बड़े बेबी को कैसे कैरी करेगी? तो क्या होता है, जैसे ही बेबी 2 मंथ का होता है तो वो ट्यूब में सिर्फ इतनी ही इलास्टिसिटी है, वो इतना ही एक्सपैंड हो सकती है। ये यूट्रस में ज्यादा इलास्टिसिटी है कि वो ज्यादा एक्सपैंड हो सकती है, ट्यूब में नहीं है। तो क्या होता है, यूट्रस ट्यूब रप्चर हो जाती है, ठीक है, उसके रप्चर होने से ब्लीडिंग हो सकती है। फिर हेरिडिटी मोलर प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है, ये प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटी होती है, यानी कि प्लेसेंटा सही नहीं बनता, ठीक है। वो कैसे प्रेगनेंसी कैसे होती है, गुच्छे की शक्ल, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, इस शक्ल की सिर्फ अंदर प्रेगनेंसी होती है ना, बेबी हो भी सकता है, लेकिन अगर होगा तो वो डिफेक्टिव होगा, यानी कि बच्चे में इतने डिफेक्ट होंगे कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि मोलर प्रेगनेंसी भी दो तरह की होती है, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल में क्या होता है, आधा बेबी होता है और आधा जो होता है मोल होता है, यानी कि गुच्छा होता है, अंगूर के गुच्छे जैसा बबल्स होते हैं, ठीक है। और बेबी जो होगा वो डिफेक्टिव होगा। और कंप्लीट में क्या होता है, वो पूरा का पूरा ही यूट्रस में गुच्छा बना होता है, ऐसे अंगूर के पानी के बबल्स होते हैं ना, ऐसा बना होता है, वो प्लेसेंटल अबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है, उस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। लोकल लेयन पोलिप्स, कैंसर ऑफ सर्विक्स, यानी कि अगर तो अब नॉर्मल ग्रोथ हो गई है सर्विक्स में या यूट्रस में, ठीक है, पॉलिपस उसको बोलते हैं, अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, या सर्विक्स का कैंसर है तो उसके वजह से भी हो सकता है। आफ्टर 28 वीक्स एंटीपार्टम हेमरेज की वजह से या पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से ब्लीडिंग होगी, ठीक है। अब साइन हमें कैसे पता लगेगा कि एक्सटर्नल जो है ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? ये तो ऑब्वियस है कि ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग एक्सटर्नल में ब्लीडिंग जो होती है वो वाजिया होती है, ठीक है। अच्छा ये ना, ये भी 3 तरह का होता है हेमरेज भी, एक होता है रिवील्ड, कंसील्ड और मिक्स्ड। रिवील्ड का मतलब होता है जो बह जाए, खून नजर आए, ठीक है। कंसील्ड का मतलब होता है जो अंदर ही रहे, ठीक है। और मिक्स्ड, मिक्स्ड का मतलब होता है कुछ अंदर रहेगा कुछ बाहर आएगा, ठीक है। अब देखो उन्होंने बोला है कि एक्सटर्नल हेमरेज के साइन में पल्स जो है, अगर तो माइल्ड किस्म का हेमरेज है तो उसमें पल्स जो होगी वो आपकी नॉर्मल होगी, ठीक है। अगर मॉडरेट किस्म का हेमरेज है तो उसमें थोड़ी सी पल्स जो है ज्यादा हो जाएगी, और अगर सवेयर हेमरेज है तो उसमें पल्स जो होगी, पल्स जो होगी आपकी 120/180 पर मिनट के हिसाब से होगी, हालांकि 60 to 100 तक होनी चाहिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर माइल्ड में नॉर्मल ही रहेगा, अगर मॉडरेट है यानी कि ब्लड लॉस थोड़ा सा ज्यादा है तो बीपी थोड़ा सा गिर जाएगा, और अगर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है तो फिर बीपी बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह रेस्पिरेशन माइल्ड में 18 to 20 जो कि नॉर्मल है, ठीक है। मॉडरेट में 20 to 25 मिनट और सिवियर में 25 to 40 मिनट के हिसाब से हो जाएगी। स्किन का कलर माइल्ड ब्लीडिंग में नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन अगर ब्लीडिंग मॉडरेट हो गई है
तो पेलर हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है तो सिवियर पेलर, यानी कि बहुत ज्यादा पीला हो जाएगा कलर। टेम्परेचर स्किन का नॉर्मल में माइल्ड में वार्म ही रहेगा, जैसा हमारा स्किन का टेम्परेचर होता है, ठीक है। लेकिन अगर मॉडरेट किस्म की ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें कूल हो जाएगा, और अगर सिवियर ब्लीडिंग है तो उसमें कूल तो होगा ही, साथ में मॉइस्ट नमी वाली स्किन हो जाएगी। जब आपने देखा ना ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो आपको ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, ठीक है, जिसम ठंडा हो जाता है, तो ये यही साइन है इसका, ठीक है। जर्नल अपीयरेंस नॉर्मल, यानी कि औरत नॉर्मल नजर आएगी, सेटिस्फाइड नजर आएगी, यानी कि कोई इसको परेशानी नहीं होगी। लेकिन मॉडरेट में उसको थोड़ी बहुत परेशानी होगी, एंजाइटी परेशानी को बोलते हैं। फिर सवेयर में क्या होगा, उसको बहुत सारी एंजाइटी होगी, उसको अक्सर डर होगा, ऑफन उसको ये फियर होता है कि कहीं में डेथ ना हो जाए, इतनी ब्लीडिंग हो रही, ब्लड लॉस हो रहा है तो डेथ ना हो जाए, इस किस्म की इसको परेशानी होगी, ठीक है। आई साइट नॉर्मल माइल्ड में रहेगी, ठीक है। सिवियर मॉडरेट में थोड़ी सी डिमनेस, यानी कि आपको ब्लड नजर आएगा थोड़ा सा, ठीक है। और अगर सिवियर ब्लड लॉस है तो उसमें आपकी लॉस ऑफ विजन बिनाई भी जा सकती है, ड्यू टू ब्लड प्रेशर बहुत ड्रॉप हो जाता है ना, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, बाकी सारी चेंजिंग आ गई, तो इसकी वजह से जो है आपकी विजन जो है वो भी जा सकती है, ठीक है। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। अच्छा, साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, पहले हमने पढ़े हैं साइन ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग, अब साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कि इंटरनली जो ब्लीडिंग हो रही है हमें कैसे पता लगेगा। उसमें सबसे पहले क्या होगा, जो पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द होगी। टेंडरनेस, टेंडरनेस में कहते हैं कि जब हम हाथ लगाएंगे तो वो चीज दुखेगी, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर, ये तो होना ही है क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। चेस्ट पेन होगी, नोजिया मतली होगी, डिजीनेस गनूदगी होगी, वॉमिटिंग होगी, सर में बहुत दर्द होगा और बहुत सारी वीकनेस फील होगी, ठीक है। ये इंटरनल के साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, पाँव का लेवल जो है वो ऊंचा कर देना है। क्यों? ताकि ब्लड जो है वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचता रहे, किडनी, हार्ट, ब्रेन, वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचना ज्यादा जरूरी है इन केस ऑफ हेमरेज, जब ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा होता है। फिर है जो कीप पेशेंट वार्म एंड कोल्ड, डॉक्टर हमने पढ़ा था कि कूल हो जाती है स्किन, कूल और मॉइस्ट, तो हमने पेशेंट को क्या करना है, ब्लैंकेट देना है, उसको वार्म रखना है और डॉक्टर को कॉल कर देनी है। फिर अगर तो हम हॉस्पिटल में हैं तो हमने उसका बीपी, टेम्परेचर और बीपी, ब्लड प्रेशर, सॉरी ब्लड प्रेशर, पल्स और रेस्पिरेशन हर 15 मिनट्स के बाद चेक करना है, ठीक है। पैड को हमने सेफ रखना है, सेफ पैड फॉर मैयर ब्लड लॉस, यानी कि पैड हमने सेफ रखने हैं, उससे अंदाजा हो जाएगा कि इसको ब्लड लॉस कितना हुआ है, ठीक है। गिव डेक्सट्रोज 5% 1000 ml बाय आईवी, यानी कि हम लोगों ने 5% डेक्सट्रोज लगानी है उसको आईवी लाइन मेंटेन करके, ठीक है। सेंड ब्लड फॉर क्रॉस मैचिंग एंड ग्रुपिंग, ब्लड के लिए ब्लड को भेजना है हमने सैंपल लेके, ताकि डोनर का अरेंज कर सके ब्लड ग्रुपिंग के लिए, क्रॉस मैचिंग के लिए, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो हो सकता है कि हमें ब्लड की जरूरत पड़े। अब वजाइनल एग्जामिनेशन शुड नॉट बी डन, किसी भी ब्लीडिंग की सूरत में आपने पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना, ठीक है। को क्यों, आप अब मसले का जब पता ही नहीं है तो वजाइनल एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा केस जिसको ब्लीडिंग हो रही है, आपने उसको पीवी नहीं करनी है, ठीक है। वो बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकती है, मतलब के प्लेस हो सकता है कि प्लेसेंटा उसका नीचे हो, ठीक है, प्लेसेंटा नीचे हो, उसकी वजह से स्पॉटिंग तो होती रहती है, मे भी उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो। अगर आप पीवी करोगे तो प्लेसेंटा रप्चर हो जाएगा, बच्चे को ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, बच्चा अंदर मर जाएगा। तो कि कोई भी ऐसा केस है जो ब्लीडिंग वाला है, आपने जब तक डायग्नोज नहीं होता आपने तब तक पीवी नहीं करनी, चाहे वो जितनी मर्जी मिन्नतें कर ले, लेकिन आपने पीवी नहीं करनी है जब तक आप अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म ना कर लो कि इसको इश्यू क्या है, ब्लीडिंग हो क्यों रही है। फिर है सिवियर हेमरेज कॉजेज शॉक विच मस्ट बी ट्रीटेड अर्ली, उन्होंने बोला अगर सिवियर हेमरेज हो जाएगा तो औरत जो है वो शॉक में चली जाएगी, जब शॉक में चली जाएगी तो कोलैप्स हो जाएगी, शॉक में जाने से वेन्स भी कोलैप्स हो जाती हैं, ठीक है, वेन्स भी नजर नहीं आती। तो कोई भी पेशेंट है चाहे जितनी मर्जी वो आए इमरजेंसी के साथ आए, सबसे पहला आपका काम है आईवी लाइन मेंटेन करना, कैन्यूला पहले टाइम से लगा लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर तो वो शॉक में चली गई, उसकी वेन्स कोलैप्स हो जाएंगी तो वेन्स आपको नहीं मिलेंगी, और शॉक का ट्रीटमेंट जरूरी है कि शॉक के लिए जरूरी है कि उसको अर्ली ट्रीट किया जाए, अर्ली और इंटेंसिवली, यानी कि शिद्दत के साथ उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है। एक बार अगर औरत शॉक में चली जाती है, डीप शॉक में, ठीक है, तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, वो फैटल होता है, उससे औरत की डेथ भी हो सकती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मरीज आपके पास आए डिलीवरी के लिए
तो आपने आईवी लाइन मेंटेन करनी है, ठीक है। कैन्यूला उसको लगा देना है, आईवी लाइन आपने ड्रिप चला देनी, कोई भी चला देनी है। इन केस ऑफ ब्लीडिंग, अगर तो ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, ड्यूरिंग डिलीवरी हो रही है, यानी कि आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग डिलीवरी हुई है, तो आपने क्या करना है, हिमैक्सल आती है, हिमैक्सल प्लाज्मा रिप्लेसमेंट की बोतल है, आपके पास अगर अवेलेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो अवेलेबल है, वो आइटम्स में आती है, क्रैश कार्ड के आइटम्स में, यानी कि इमरजेंसी मेडिसिन में आती है, वो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो वो आपने लगा देनी है, ठीक है। अगर तो नहीं है वो आपके पास, तो एक साइड पे जो ड्रिप चल रही है वो चलते रहने देना है आपने, और दूसरी साइड पे आपने रिंगर लगा देनी है, ठीक है, फास्टिंग में लगा देनी है, ताकि जो ब्लड वॉल्यूम जा रहा है उसका कोई रिप्लेसमेंट आती रहे, उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ये मैनेजमेंट आप लोगों ने टाइमली कर लेनी है, ठीक है।